हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम आई एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अपने जियो नैनो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिसिशन फार्मिंग का सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, तो उसके अंदर अपने 3 लेक्चर आ चुके हैं। और थ्योरिकल सब्जेक्ट होने के कारण इसको थ्योरी के रूप में ही मैं करवा रहा हूँ, आपको नोट्स के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। तो अपने 3 लेक्चर में देखा था, पीछे लेके जाऊँ थोड़ा सा, तो जैसे अपने बात की थी मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग के बारे में अपने पढ़ लिया था, एडवांटेज वगैरह सब चीज़ें। अब अपने एग्रीकल्चर सर्वे के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है या टेक्निक्स जो है वो उसका अनुप्रयोग क्या है, यानी अपने कह सकते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किस तरह होता है। यानी रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का मेनली एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ को मापने का भी यूज़ उसके अंदर रिमोट सेंसिंग भी करता है। किसी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है उस चीज़ को, तो उसके बारे में भी कौन जानकारी देता है, रिमोट सेंसिंग देता है। कृषि के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है उसके अंदर भी इस रिमोट सेंसिंग का भी क्या है, इस्तेमाल किया जाता है निगरानी रखने के लिए। फसलों में कोई भी चीज़ होए, डिजीज़, फर्टिलाइज़र, अदर एक्टिविटीज़, कुछ भी अगर जो संभव क्रियाएं होती है अपनी, उसके अंदर अगर कुछ न कुछ कोई डिफरेंस आता है तो ये रिमोट सेंसिंग क्या करता है, उस चीज़ को निगरानी के अंदर लेता है, उस चीज़ को डिफाइन करता है। उसके बाद में एरिया ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन टू क्रॉप सर्वे। ठीक है, अपने बात करें अगर क्रॉप जो है अपनी, उसके अंदर सर्वे किस किस चीज़ के अंदर करता है, कौन, रिमोट सेंसिंग। यानी अपने रिमोट सेंसिंग का क्रॉप में सर्वे देखेंगे तो फसल सर्वेक्षण से संबंध पर बात करें तो फसल को सर्वप्रथम पहचानने का काम करता है। ठीक है, क्रॉप का जो एरिया, क्रॉप और फसल घनत्व को भी बताता है, क्रॉप मटेरियल को भी बताता है, मेच्योरिटी को बताता है, सॉरी क्रॉप मेच्योरिटी, पकाव अवस्था को बताता है, ग्रोथ रेंज को भी बताता है, वास्तविक उपज यानी रिलेटिव इल्ड जो होती है अपनी उसके बारे में भी बताता है, मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी को बताता है, इफ़ेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र यानी फर्टिलाइज़रों से जो भी कारण बनते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, उस चीज़ को भी ये नोटिस करता है। कौन, रिमोट सेंसिंग जो है वर्ड, इसके अनुप्रयोग कृषि के अंदर जो है वो बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में अपने बात करें सोइल टैक्सिसिटी को भी बताता है, सोइल मॉइस्चर को भी बताता है, सोइल क्वालिटी को बताता है, नीड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के अंदर भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है। और इंसेक्ट इन्फेक्शन, यानी जो इंसेक्टों से इन्फेक्शन वगैरह होते हैं क्रॉप्स के अंदर, उन सब के बारे में जानकारी कौन देता है अपने को, रिमोट सेंसिंग देता है। यानी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो अपनी रिमोट सेंसिंग है वो सब चीज़ों के बारे में अपने को फसल के हिसाब से सारी चीज़ों के बारे में अपने को बताता है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो इसके टाइप होते हैं ना, यानी रिमोट सेंसिंग या आरएस के 2 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप। यानी बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। यानी रिमोट सेंसिंग के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है। इसके बाद में बेस्ड ऑन रेंज ऑफ इलेक्ट्री मने मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर आता है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग और थर्मल रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। यानी ये 3 प्रकार होते हैं। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग आता है, थर्मल रिमोट सेंसिंग होता है और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग प्रकार माना जाता है। यानी अपने कह सकते हैं कि जो अपना रिमोट सेंसिंग है वो 2 बेस्ट के हिसाब से बंटा हुआ है। और 2 बेस्ट के हिसाब से एनर्जी के हिसाब से पैसिव और एक्टिव, और
उसके हिसाब से, दूसरे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 थर्मल, माइक्रोवेव और इसके बाद में अपनी बात करेंगे जो अपना जो एप्लीकेशन टू रेंज सर्वे था, रेंज के हिसाब से जो सर्वे था अपना, उसमें कौन कौन सी सिस्टम काम में आते हैं वो चीज़ बताएंगे अपने। तो वनों के प्रकार का चित्रण लेता है, श्रेणी की स्थिति को बताता है, ठीक है। इसके बाद में पशुओं का भोजन, मौसमी परिवर्तन का समय बताता है, जल का स्थान बताता है, जल की गुणवत्ता भी बताता है, मृदा की उर्वरता बताता है, मृदा की नमी बताता है, कीट संक्रमण को बताता है, वन्य जीव सूची को भी बताता है। यानी रेंज सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए बी पार्ट को, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें वो कवरेज करता है। इसके बाद में अपने बात करें एप्लीकेशन फॉर लाइव स्टॉक, यानी लाइव स्टॉक पशुधन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी पशु जनसंख्या, भेड़ जनसंख्या, सुअर जनसंख्या, पोल्ट्री जनसंख्या, उम्र, लिंग वितरण भी करता है ये, ठीक है। इसके बाद में पशुओं का वितरण भी किया जाता है, पशुओं का व्यवहार भी जानता है, रोगों की पहचान भी करता है, फार्म भवनों के निर्माण या प्रकार के बारे में भी ये बताता है। यानी अपने कह सकते हैं जो अपनी रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए सर्वे के हिसाब से, तो ये वनों के प्रकार, मिश्रण, पशुओं का भोजन, मौसम परिवर्तन का समय, जल का स्थान, जल की गुणवत्ता, मृदा उर्वरता, मृदा नमी, कीट संक्रमण, वन्य जीव सूची, इस प्रकार के जो अध्ययन किए जाते हैं, इस प्रकार के जो निरीक्षण किए जाते हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन टू रेंज सर्वे का रोल माना जाता है। इसके बाद में जो अपना स्टॉक सर्वे है, लाइव स्टॉक सर्वे के अंदर जो होती है वो सारी पशुओं के संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो अपने इसके हिसाब से दी जाती है। तो ये तो अपना क्या था कि जो मेनली जो रिमोट सेंसिंग था उसके अपने एडवांटेज वगैरह देख लिए, उसके टाइप्स देख लिए, सारी चीज़ें अपने कवर कर ली थी। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन, यील्ड, मार्केटिंग, सॉइल मैपिंग, यानी ये एक टॉपिक है क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन। यानी प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का यूज स्वचालन के लिए और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। यानी अपनी बात कर रहे हैं एक प्रकार से जो प्रेजेंट टाइम अपना चल रहा है उसके अंदर कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो चुका है। इसके अलावा जो अपनी कृषि है, कृषि के अंदर भी हर चीज़ कंप्यूटराइज सिस्टम से होने लगी है। क्लासिफिकेशन के विभिन्न लेवल्स पर विभिन्न क्रॉप में डिस्क्रिमिनेशन के करने के लिए जियो इन्फॉर्मेशन साइंस की भूमिका, क्रॉप ग्रोथ, सर्वाइलेंस और सक्सेस यील्ड की भविष्यवाणी का संक्षेप में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद में रिमोट सेंसिंग एक कुशल टेक्निक्स हैं और अर्थ सरफेस की इन्फॉर्मेशन के योग्य सोर्सेज हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर बड़े क्षेत्र की पिक्चर्स को लेने के योग्य मानी जाती है। यानी इसके अंदर बताया गया है कि जो रिमोट सेंसिंग के बारे में अपने कितने भी बड़े एरिया को, क्षेत्र को अपने उसके हिसाब से पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद में बात की गई है कि इरिगेशन एंड अनमिग्नेशन डाटा के यूज़ की सहायता से हम विभिन्न स्पीसीज़ की मार्क कर सकते हैं। यानी अपने पहचान सकते हैं, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अलग अलग क्रॉप जर्मिनेशन, मैच्योर बॉल बनाने, फ्लावरिंग ईटीसी की नेचुरल के अकॉर्डिंग अलग अलग कैरेक्टर्स एंड टाइम्स दर्शाती है, हर चीज़ को नोटिस करती है। अपनी बात करें यील्ड, मैच्योरिटी, सॉइल मैपिंग, ये एक इस प्रकार का यंत्र माना जाता है जो सभी प्रकार की क्रॉप में जितनी भी घटनाएं होती है, सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ ये नोटिस करती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि जो समय क्रॉप उगाने के सीजन के लिए प्रत्येक द 9 स्टेज की ड्यूरेशन और रिजल्ट विभिन्न वेराइटीज़ के लिए डिफरेंट हो सकते हैं।
जो काल्पनिक प्रणाली के साथ क्रॉप के टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के लिए डाटा परिवर्तनशील का इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि जितनी भी अपनी वैरायटीज़ है उसके हिसाब से जो उसकी स्टेज क्या है, सीज़न क्या है, उसका समय क्या है, उसके हिसाब से जब बुआई करते हैं तो ये अपने को सारी चीज़ें मैप के आधार पर बढ़िया तरीके से अपने को क्या करता है, बताता है, दर्शाता है, इन्फॉर्मेशन या सूचना देता है। इसके बाद में अपने बात करें फ्यूचर एक्सट्रैक्शन की। अगर बात करें फ्यूचर एक्सट्रैक्शन विशेषताओं या लक्षणों को डिफाइन करने की प्रोसेस है जो छवि व्यवस्था या क्लासिफिकेशन के लिए इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। इसके बाद में फैक्चर एक्सट्रैक्शन के निम्नलिखित लक्ष्य हैं, यानी इफ़िशिएंसी एंड इफिशिएंटिविटी ऑफ क्लासिफिकेशन, डाटा की रिड्यूंडेंसी से बचना और उपयोगी स्थानिक के साथ साथ वर्णक्रमीय लक्षणों की भी पता करना, प्रतिरूप भेदभाव को अधिकतम करना, पहचानना। इसमें ये बताया गया है कि जो अपने बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें होनी हैं या प्रोसेस होनी है उस चीज़ को क्लासिफिकेशन करता है, उस चीज़ के बारे में ये डिफाइन करता है। क्रॉप के टाइप के डिस्क्रिप्शन के लिए स्थानिक लक्षण यूजफुल माने जाते हैं। रोल ऑफ फैक्टर इन क्लासिफिकेशन, टेक्सचर इन क्लासिफिकेशन, यानी जनरली अपने कह सकते हैं वस्तुओं द्वारा इरेगुलर स्ट्रक्चर से प्रकट किए गए रेगुलर टेक्सचर के बीच अंतर करना संभव है जो नेचुरली वस्तुओं के टेक्सचर का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए टेक्सचर की विशेषताओं का यूज विचलनशील वस्तुओं के बीच डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया जाता है। यानी जो अपने कह सकते हैं जो टेक्सचर की विशेषताओं का यूज विचलन वस्तुओं के बीच डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया जाता है। इसलिए कॉन्वेनेंशन टेक्सचर एनालिसिस और ग्रे-लेवल को-ऑक्यूरेंस मैट्रिक्स जी, इसका फुल फॉर्म हो गया GLCM, यानी मेथड्स को वर्तमान फिजिकल के साथ ग्रेवली वैल्यू रिलेशनशिप्स का वर्णन करते हुए दूरस्थ रूप से रिमोट सेंसिंग डाटा से उनके डिवीज़न का समर्थन करते हैं। हालांकि GLCM मेथड में इसका एनालिसिस GLCM के भीतर किया जाता है। ये एक प्रकार से सारी डिवाइस है जो क्या करती है, इनका निरीक्षण करने के काम में आती है। इसके बाद में ग्रे लेवल को ऑक्यूरेंस मैट्रिक्स यानी GLCM को आवृत्ति की दो आयाम हिस्टोग्राम के रूप में दिखा सकता है। शहरी वस्तुओं के डिवाइडेशन में टेक्सचर एनालिसिस आमतौर पर एक GLCM मैट्रिक्स स्थान के भीतर किया जाता है। GLCM से विभिन्न प्रकार के बनावट उपाय निकाले जाते हैं जिनमें से 4 उपयोगी उपाय निम्न हैं, यानी ऊर्जा, विभिन्नता, असमानता और समरूपता। यानी ये क्या कर लेता है, इससे कुछ प्रकार ऐसे हैं जिससे क्या हो जाता है, अपने ऊर्जा का पता लगा सकते हैं किसी चीज़ का, और भिन्नता का पता लगा सकते हैं, अपने समरूपता का पता लगा सकते हैं, असमानता का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में लोकल बिनरी पैटर्न, यह एक इजी और अभी तक का बहुत कुशल बनावट ऑपरेटर है। ये भी क्या एक ऑपरेटर है जो प्रत्येक पिक्सल को समांकित करते हुए छवि के पिक्सल का लेबल बताता है। यानी अपन कह सकते हैं एक प्रकार से ये पिक्चर को कंप्लीटली कवर करता है, किसी भी पिक्चर को लेने में सहायता प्रदान करता है और रिजल्ट को एक बाइनरी नंबर के रूप में दिखाता है। अपनी विभेदित शक्ति व साधारण
कंप्यूटेशनल के कारण एलबीपी बनावट ऑपरेटर विभिन्न एप्लीकेशंस में एक लोकप्रिय दृष्टिकोण बन गया है। इसे ट्रेडिशनल रूप से भिन्न सांख्यिकीय और बनावट विश्लेषण के संरचनात्मक मॉडल के लिए एक एकल दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। यानी अपने कह सकते हैं ट्रेडिशनल रूप में अगर देखा जाए तो सांख्यिकी की बनावट का विश्लेषण या संचालन करना या संरचनात्मक मॉडल तैयार करना वो एक इस प्रकार से दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है, किसकी मदद से, लोकल बाइनरी पैटर्न के यानी एलबीपी के कारण। फसल प्रकार डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्थानिक सुविधा निष्क्रिय अवधि तरह से काम करता है। अल्प अवधि इसके बाद में यील्ड मॉनिटरिंग अगर बात करें अपने, यील्ड मॉनिटरिंग वह है उसकी कैर्टोग्राफी पीएफ में एक स्टेप है जो प्रिसिशन फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए पहले चरण के रूप में अनुशासित किया जाता है। यानी यील्ड का पहले ही अपने मॉनिटराइजेशन कर सकते हैं, उस चीज़ को अपने पहचान सकते हैं। फील्ड की प्रोडक्टिविटी का आंकलन करने के लिए और इसका बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए यील्ड मॉनिटरिंग करना सबसे सीधा तरीका माना जाता है। यानी अपने कह सकते हैं जब फसल की बुआई करते हैं उससे पहले ही अपने यील्ड को निकाल लिया जाता है, तो उसके हिसाब से जो यील्ड निकलती है उससे अपने को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी होगी, तो ये यील्ड मॉनिटरिंग कहलाता है। यील्ड जो मॉनिटर है, यील्ड मॉनिटर कई कंपोनेंट्स का संयोजन है। ये कई कंपोनेंट्स का संयोजन है, जैसे जनरली एक कई अलग अलग सेंसर और अदर कंपोनेंट्स का ग्रुप है, जिसके एक डाटा स्टोरेज डिवाइस, यूज़र इंटरफेस और संयुक्त केब में स्थित एक फ्लैश कंप्यूटर होता है जो इन कंपोनेंट्स के एकीकरण व संपर्क को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें सेंसर अनाज प्रवाह का द्रव्यमान या आयतन विभाजक, गति, जमीन की गति व अनाज की मात्रा को मापता है। यानी अपने कह सकते हैं जो इसके सेंसर हैं वो बीज के जो अनाज जो है उसकी मात्रा को मापता है। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। आयतन विभाजक गति मापता है, ज़मीन की गति मापता है। फिर इसके बाद बात करें यील्ड जो मॉनिटर है वो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट पर स्थापित किए जाते हैं। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट पर जब कोई चीज़ हार्वेस्ट की जाती है ना, उस चीज़ पे इस चीज़ को यील्ड मॉनिटर को लगाया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं हार्वेस्ट किससे करते हैं अपने, जैसे किसी भी अगर रिपर वगैरह से करते हैं तो उसके ऊपर अपने, या अपने कह सकते हैं जो कंबाइन वगैरह है तो उसके ऊपर अपने यील्ड मॉनिटर को लगा सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, अपने को पहले यील्ड का पता लग जाएगा बढ़िया तरीके से। और अनाज, मेज़, वीट, सोरगम ईटीसी इन क्रॉप के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, विभिन्न क्रॉपों के अंदर कर सकते हैं। यील्डिंग जो मैनेजमेंट के अलावा ये सिस्टम अक्सर क्रॉप हार्वेस्टिंग के ड्यूरिंग अदर यूजफुल फैकल्टीज़ प्रदान करती हैं। ठीक है, लाइक दैट ग्रेन्स, यानी अपने कह सकते हैं जो मॉइस्चर क्वालिटी को भी कलेक्ट करना है, यानी मॉइस्चर के क्वालिटी को भी ये कलेक्ट करता है। यील्ड मॉनिटर को आमतौर पर एक स्टोरेज डिवाइस में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद में यील्ड की मॉनिटरिंग और कार्टोग्राफी का यूज़ करके फार्मर पर ईयर अपनी यील्ड का इवैल्यूएशन कर सकता है या मूल्यांकन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। फसल सूची के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न इसके बाद में अपने बात करेंगे जो एरियल फोटोग्राफी होता है वो क्या सिस्टम होता है। एरियल फोटोग्राफी यानी क्रॉप यील्ड की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसी का कलर, पैटर्न, टेक्सचर और अदर कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी अपने कह सकते हैं कि जो एरियल जो फोटोग्राफी है किसी, तो उसके अंदर जो क्रॉप की यील्ड को पहचानना है, उसके अंदर
कलर्स वगैरह पैटर्न्स टेक्सचर को अच्छी तरह अपने को कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। यील्ड निर्धारण के दो अलग अलग पहलू हैं, यानी अपने कह सकते हैं प्लांट या क्रॉप की विशेषताओं के आधार पर उपज का पूर्वानुमान और पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर संबंध। यानी अपने कह सकते हैं जो अपना प्लांट कोई भी है, फसल है, क्रॉप है अपनी, उसकी विशेषता के आधार पर देख लेते हैं कि पहले उस पूर्वानुमान देख लेते हैं कि भी 15 कुंटल हुई थी, उसके बाद में अब की बार अब 20 कुंटल होएगा। इस हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वर्तमान वर्ष के लिए क्रॉप के वास्तविक वजन से ज्ञात उपज का अनुमान, यानी जो वर्तमान में जो क्रॉप हुई है अपनी, उसके वास्तविक मान के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का प्रयोग फसल की पहचान के लिए किया जाता है। फसल की पहचान के लिए दो फोटोग्राफी हैं, यानी एक ब्लैक है और दूसरी वाइट है। इसके बाद में अपने बात करें मल्टी स्पेल स्कैनर्स, यानी फोटोग्राफी के कंप्यूटर अपने कह सकते हैं जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो है फोटोग्राफी के कंपैरिजन में मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के कुछ एडवांटेज व कुछ डिसएडवांटेज भी माने जाते हैं। पहला बात करें, ये पैटर्न मान्यता तकनीकों के साथ एक कंप्यूटर में मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा का यूज़ करके अनाज को अदर एग्रीकल्चर क्रॉप से अलग करने की क्षमता रखते हैं। यानी ये किसी भी क्रॉप का अगर डाटा अपने को यूज़ करने के अनाज को अदर एग्रीकल्चर क्रॉप से अलग करने की क्षमता रखते हैं। फिर बात करें रोडो स्टडीज़ में से कई ने क्रॉप के बीच वेदर चेंज पर ध्यान केंद्रित किया, यानी क्रॉप के बीच में अपने कह सकते हैं क्रॉप के साथ साथ वेदर चेंज के आधार पर भी केंद्रित किया जा सकता है। सैटेलाइट डाटा क्रॉप एरिया एंड यील्ड के लिए एस्टिमेशन मॉडल का लॉन्ग टाइम के लिए अपने कह सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले मॉडल्स विकसित किए गए हैं। यानी सैटेलाइट के देखे सिस्टम तो अच्छे इस प्रकार के मॉडल तैयार किए गए हैं जो बहुत उच्च क्वालिटी के हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा का यूज़ 1971 में कॉम ब्लाइट वाच एक्सपेरिमेंट के तहत यूएसए में किया गया था। यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में रिमोट सेंसिंग का जो डाटा का यूज़ सर्वप्रथम कब किया गया था, 1971 के अंदर किया गया था और यूएसए के अंदर किया गया था। कहाँ पे? यूएसए के अंदर किया गया था। इसके बाद में अपने बात करें इंडिया में रिमोट सेंसिंग, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर रिमोट सेंसिंग गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी वर्ष 1988 में आईएएस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्ट के साथ शुभारंभ हुआ था। यानी अपने कह सकते हैं जो 1988 में आईएएस की स्थापना के हिसाब से 1988 में किया गया था। इंडिया ने विभिन्न सैटेलाइट को लॉन्च किया, सच एज रिमोट रिसोर्स कैसकार्ड सेट और कार्टोसाट एंड ओकेन सेट। यानी इस प्रकार के ये तीन विभिन्न क्या किए गए थे, रिमोट सेंसिंग के पार्ट लेंसर तैयार लॉन्च किए गए थे सैटेलाइट। इसके बाद में अपनी बात करेंगे सोइल जो मैपिंग होती है अपनी, वो क्या चीज़ होती है, सोइल का मैप कैसे करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, विभिन्न स्तरों पर योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1:1 मिलियन से 1:4000 तक के विभिन्न पैमानों पर सोइल मैपिंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपने बात करें सोइल जो मैपिंग के पैमाने का
सीधा संबंध सूचना सामग्री व क्षेत्र की जांच करने से माना जाता है। अपने कह सकते हैं क्षेत्र की जांच करना या सामग्री या संबंध उससे सूचना प्रदान करना, उसके सोइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोइल मैपिंग काम में आता है। इसके बाद में अपने बात करें खराब भूमि पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे साल्ट इफेक्टेड सोइल हैं, वाटर लॉग्ड वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो जूमिंग फार्मिंग है, इस प्रकार के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे अपने फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से अगर कोई चीज़ संभव नहीं कर सकते तो उसको अपने सोइल मैपिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जो डाटाबेस होते हैं वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे सोइल बहुत ज़्यादा भूमि उबड़ खाबड़ है या ख़राब है, पहाड़ी क्षेत्र हैं या वाटर लॉगिंग है, तो इस प्रकार के जहाँ पे एरियाज़ हैं वहाँ पे अपने रिमोट सेंसिंग जैसे प्रकार को ही यूज़ कर सकते हैं। खराब भूमि के पुनर्ग्रहण और संरक्षण के लिए कार्यनीति भी बनाने के लिए विभिन्न पैमाने भी तैयार किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग फॉर सॉइल एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी मैपिंग जो है वो सॉइल मैपिंग मेथड आते हैं पहले, फिर उसके बाद में विजुअल इमेज इंटरप्रेक्शन होता है, इसके बाद में कंप्यूटर ऑर्डर्ड अप्रोच। इसके बाद में अपने बात करें कि जो सॉइल है अपनी उसके मैपिंग को अगर डाटाबेस को कलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सॉइल मेथड मैपिंग यूज़ होते हैं। विजुअल इमेज इंटरप्रेक्शन, यानी इमेज को भी इसको कवर करके देता है। कंप्यूटर ऑर्डर्ड अप्रोच। इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 4, यानी फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन यूजिंग जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी। यानी अपने फर्टिलाइज़र जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेशन है, वो अपने जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार कर सकते हैं। यानी अपने बात करें जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी, सबसे सुलभ जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी निम्न प्रकार से है। रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष या एरियल कॉमर्स और सेंसर प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई इमेजिनेशन और डाटा होता है। यानी अपने कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग जो है वो अंतरिक्ष से क्या कर लेता है, इमेजिनेशन यानी इमेज को कवर कर लेता है और डाटा कलेक्ट करता है। इसके बाद में दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो जीपीएस है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी अमेरिका रक्षा विभाग के सैटेलाइट का एक नेटवर्क उचित उपकरणों के साथ नागरिक व सैन्य उपभोक्ताओं को परिशुद्ध समन्वित स्थान दे सकता है। नोट, जैसे अपने बात करें गैलीलियो नामक एक सामान्य यूरोपीय प्रणाली अलग कई वर्षों के भीतर चालू हो जाएगी, जबकि एक रूसी प्रणाली वर्तमान में कार्य करते हैं परंतु प्रतिबंधित की गई। यानी एक प्रणाली जो है वर्तमान में कार्यरत है, वो कार्य कर सकती है पर उस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी अपने कह सकते हैं जियोग्राफिकल जो पोजिशनिंग सिस्टम होता है ये भी क्या करते हैं, डाटा को कलेक्शन करने के लिए नेटवर्क एक सिस्टम है बनाया गया है। इसके बाद में पहले अपने वीडियोस के अंदर देखा था, जीपीएस भी पढ़ा था, जीआईएस भी पढ़ा था। जो जीआईएस है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे स्टोर करने, एनालिसिस करने और सभी प्रकार के स्थानिक या जियोग्राफिकल डाटा को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी ये क्या कर लेता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करता है, एनालिसिस करता है उसका और उसके बाद में उसका डाटा कलेक्शन करके उसका मैप तैयार करता है, डिज़ाइन बनाता है। इसके बाद में जीआईएस जो है वो अंतरिक्ष और समय आयामों को अन्य सभी सूचनाओं के लिए प्रमुख की इंडेक्स वेरिएबल के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद में अपने जैसे ये टेक्नोलॉजी है जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी, वो जो है जीआईएस की अगर देखें तो फोटोग्राफी करता है, प्रलेखन करता है, प्रमाण भी साबित करता है, यानी एनालिसिस करता है। जो जीपीएस है वो जीपीएस प्राप्त करता होता है और स्थिति को डाटा के रूप में एनालिसिस करता है। इसके बाद में अपने बात करें जो जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी इन इंडिया के अंदर ये कितनी प्रभावी है और किस प्रकार ये कार्य करती है,
इसका जो अपने निर्धारण है वो इसके अंदर कर सकते हैं। इंडिया में जीडीपी के 2025 में 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़ है और इसके परिवर्तन के द्वारा उच्च औद्योगिक और तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा। यानी अपने कह सकते हैं जियो जो स्पेक्ट्रल है सिस्टम अपना, उससे क्या है उन्नति बहुत ज़्यादा होएगी, तकनीकी बढ़ेगी, फसलों को टेक्नोलॉजी में लाया जाएगा और उससे क्या होएगा जीडीपी में भी बढ़ोतरी मानी जाएगी। फ्यूचर में भारत में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी और इनका वेलकम होगा। या अपने कह सकते हैं इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अपने सूचना देने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी अपने को। इसके बाद में यह सतत विकास रणनीति बन सकता है, व्यापार प्रक्रिया के बेहतर प्रबंधन को सक्षम कर सकता है और नागरिकों को जियोग्राफिकल नॉलेज उपलब्ध करा सकता है। इससे क्या होगा अपने को भौतिकी नॉलेज हो सकता है, व्यापार प्रक्रिया में बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें इंडिया में जीआईएस आधारित टेक्नोलॉजी का मार्केट में तेज़ गति से विस्तार कर रहा है कि 2019 के एंडिंग तक 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर के डाटाज को छूने का अनुमान माना गया है। यानी इस प्रकार का जो जीआईएस सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट में विस्तार उसका बहुत बड़ा बढ़ रहा है। इसके बाद में कई इंडिया स्टेट्स सच एज जैसे अपनी बात करें एपी हो गया और कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, टेक्नोलॉजी तमिलनाडु हो गया, इस प्रकार के जो जियो स्पेक्ट्रल का उपयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो जियो स्पेक्ट्रल का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद में अपने बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, यानी जो अपनी ईल्ड है ऑयल प्लाम के ईल्ड डाटा और लैंप एनालिसिस, लीफ एनालिसिस से फर्टिलाइजर दर मैपिंग बनाने के लिए, पोषक तत्वों के मानचित्रों को विकसित करने के लिए, पर्ण विश्लेषण से जानकारी बनाने के लिए ये डिज़ाइन सपोर्ट सिस्टम होता है उपयोग करना, साइट विशिष्ट फर्टिलाइजर रेट आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, उपज बढ़ाने व उर्वरक इनपुट्स के कुशल उपयोग के माध्यम से पाम ऑयल उत्पादन को अधिक करने के लिए। यानी अपने कह सकते हैं जो अपना एक ऑयल पाम का जो पेड़ होता है उसके अंदर अगर अपने ईल्ड को बढ़ा सकते हैं तो उसके अंदर अपने लीफ का एनालिसिस करेंगे, उसके फर्टिलाइज़र की लीफ का एनालिसिस करने के बाद अपने को क्या पता लग जाएगा उसकी जो फर्टिलाइज़र की जो दर है मैपिंग हो जाएगी उसके अंदर मैप बन जाएगा, उसके अंदर दर्शा देगा कि इतनी इस पौधे को इतनी यूरिया, इतनी डीएपी इसको ज़रूरत है। ये क्या कर देता है फर्टिलाइज़र की रेट को, आवश्यकताओं के अनुमान लगाने में संभावना पैदा करता है। इसके बाद में उपज बढ़ाने, उर्वरक इनपुट्स के कौशल उपयोग के लिए भी ये माना जाता है। यानी अपने कह सकते हैं इस प्रकार के जो सारे अपने फर्टिलाइज़र देने हैं, फर्टिलाइज़र की जो एप्लीकेशंस है, फर्टिलाइज़र के अंदर अपने क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपने क्या इसके अंदर निर्धारण करते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी जो इसका जियो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, टेक्निक्स है, ये इसका रोल क्या है कृषि के अंदर, उसके बारे में अपने संभावना सभी प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बढ़िया तरीके से कवर करेंगे इस चीज़ को। देखो जीआईएस जो मेन है, जीआईएस टॉपिक मेन है, जीपीएस के बारे में मेन पढ़ना है और रिमोट सेंसिंग, यानी ये तीन ही चीज़ें इस सब्जेक्ट में बनती है। ये तीनों चीज़ें अपने को क्या करना है बढ़िया तरीके से कवर करनी है। जीपीएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक ही मोस्ट बनते हैं, इन तीनों को अपने को क्या करना है बढ़िया तरीके से कवर करना है। तो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और तीनों ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं।
एग्जाम में भी आए हुए हैं, अब की बार भी आ सकते हैं। तो आर एस जो है वो तो श्योरली आएगा, आर एस आएगा और जी पी एस भी आ सकता है। 15-15 नंबर में ही बात कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट अपने बढ़िया तरीके से कवर करेंगे इस चीज़ को।